जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हम लोग फर्क करते रहते हैं, हम फर्क करते रहते हैं और फर्क करते हैं इसलिए पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। नेहरू ने संविधान समीक्षा करने के लिए 1954 में पार्टी लेवल पर स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। दूसरी बात, नेहरू ने 1954 में मुख्यमंत्रियों के नाम आरक्षण के विरोध में चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा आरक्षण पर अमल ना किया जाए क्योंकि इससे 2 दर्जे का राष्ट्र बनता है। एक गुप्त चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के नाम लिखी। आप सोचते होंगे अगर ये चिट्ठी गुप्त थी तो मेश्राम जी आपको कैसे पता चला? हाँ, ये विषय, ये जानने का विषय। अगर गुप्त है तो मालूम कैसे? जनता पार्टी का राज आया, चरण सिंह होम मिनिस्टर बने, कांग्रेस ने चरण सिंह के विरोध में दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इतना हंगामा खड़ा किया कि नेहरू को बड़ा गुस्सा आया। उसने पुरानी फाइलों में से नेहरू का गुप्त पत्र निकाला। गुप्त पत्र निकालकर कांग्रेस वालों के मुंह पर पार्लियामेंट में भिड़काकर फेंक के मारा कि ये है तुम्हारा भूखा दलित समर्थक आरक्षण विरोधी। ये है लो। कभी कभी दुश्मनों में झगड़ा होता है तो हमारा फायदा भी हो जाता है। ये जो आरक्षण विरोधी गुप्त पत्र जो है नेहरू का गुप्त पत्र ये सिद्ध करता है कि जवाहरलाल नेहरू आरक्षण विरोधी आंदोलन में खलनायक। लिख लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उधर रैलियां करने का कार्यक्रम शुरू किया तो नेहरू को लगा कि बार बार रैलियों को विफल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर आम्बेडकर के इस अभियान की अगर हवा निकालना है तो बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने वाला कमीशन नियुक्त करना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर के दबाव की वजह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आइडेंटिफाई करने वाला कमीशन नियुक्त हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर के अभियान की वजह से बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने वाला कमीशन नियुक्त हुआ। मगर नेहरू ने एक चालाकी की। नेहरू ने पूना के ब्राह्मण को उसका चेयरमैन बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि देश का ब्राह्मण बदमाश होता है मगर सबसे ज्यादा बदमाश ब्राह्मण पूना का होता है। उस पूना के ब्राह्मण को चुनकर जवाहरलाल नेहरू भी उस्ताद ब्राह्मण, उसने चुनकर पूना के ब्राह्मण को उस कमीशन का चेयरमैन बनाया। काका साहब कालेलकर उसका नाम है। काका साहब कालेलकर जन्म से पूना का ब्राह्मण था और कर्म से गांधीवादी था, यानी डबल बदमाश था। डबल बदमाश था। इस डबल बदमाश आदमी को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया। जो बैकवर्ड क्लासेस के दूसरे 2-3 मेंबर थे उन्होंने काम किया। 2218 जातियां अदर बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर आइडेंटिफाई हुई और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह इनको भी आरक्षण दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया और इस रिकमेंडेशन पर काका साहब कालेलकर ने साइन की। साइन करने के बाद ये कमीशन का अहवाल जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को दिया गया, राष्ट्रपति को जब अहवाल मिला, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक गुप्त लेटर जवाहरलाल नेहरू को लिखा। कालेलकर कमीशन के विरोध में गुप्त पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। वो पत्र मिलते ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र मिलते ही जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाया, बहुत डांटा। 31 पेज का लेटर कालेलकर कमीशन के विरोध में लिखवाया और लेटर मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में घोषित किया कि जिस कमीशन का चेयरमैन कमीशन के रिकमेंडेशन से सहमत ना हो उस पर हम पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहते। जवाहरलाल नेहरू ने 52% लोगों के भविष्य के बारे में जो कमीशन रिपोर्ट दे रहा था उस पर चर्चा भी नहीं होने दी। एक्शन समर्थन में करने की बात तो दूर रही, चर्चा भी नहीं होने दी जवाहरलाल नेहरू ने। और जो गुप्त पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा वो गुप्त पत्र उनके प्राइवेट सेक्रेटरी वाल्मीकि चौधरी ने जो उनके सिलेक्टेड लेटर पब्लिश किए, उस सिलेक्टेड लेटर्स के जो वैल्यूज है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस तरह से पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने घोषित कर दिया
चर्चा नहीं। जवाहरलाल नेहरू को हम आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्षता झंडा बरदार, बच्चों का चाचा बहुत सारी बातें करते हैं। ये बात, ये इतिहास हमारे सामने, और इस तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये जो अहवाल है डस्टबिन में फेंक दिया। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव घोषित किया, सारे अपोजिशन के लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला था, अपोजिशन के नेता डरे हुए थे। 77 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, इलेक्शन डिक्लेयर करते ही सारे अपोजिशन के नेताओं को छोड़ दिया। सारे अपोजिशन के नेता डरे हुए थे, इकट्ठा आकर जनता पार्टी बनाई, जनता पार्टी बनाकर इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, क्या लिखा कि अगर हम चुनकर आ गए तो कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि चुनकर आएंगे, चुनकर आ गए, जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आ गए। उन्होंने एक डेलीगेशन लेकर मोरारजी को मिले, मोरारजी को कहा ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है, कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट लागू करने की बात यहाँ लिखी हुई है, लागू करो। मोरारजी गांधीवादी आदमी था, और जो गांधीवादी होता है वो तो सारा बदमाश होता ही होता है, होना ही चाहिए, गांधीवादी होना, बदमाश होना ही जरूरी है। डबल स्पीड गांधीवाद का एक खास कैरेक्टर है, डबल स्पीड। मोरारजी देसाई ने वो जो बैकवर्ड क्लास का जो डेलीगेशन था मेंबर पार्लियामेंट का, उसको कहा ये 1953 का है, ये पुराना हो गया है, अब समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है, ऐसा करते हैं नया कमीशन बनाते हैं, नया कमीशन का रिपोर्ट आएगा फिर लागू करेंगे। देसाई ने ये चालाकी की कि ये रिपोर्ट आने को 3 साल लग जाएंगे और 3 साल तक ये सरकार चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही हुआ, 18 महीने देसाई की सरकार चली, सरकार 18 महीने में गिर गई, फिर इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी आने के बाद मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी को मंडल ने सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद इंदिरा गांधी ने घोषित किया, क्या घोषित किया कि मंडल कमीशन का अहवाल पार्लियामेंट के टेबल पर नहीं रखा जाएगा। क्या घोषित किया कि कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पर नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की जायज पुत्री थी, उसके बाप ने पार्लियामेंट के टेबल पर नहीं रखा तो बेटी क्यों रखेगी? उस समय तक नेहरू के समय में, इंदिरा के समय में एक परिवर्तन हो गया था। बैकवर्ड क्लास के 8% प्रतिनिधि संसद में चुनकर जाने लगे थे। ये 8% लोगों ने हंगामा किया, शेड्यूल कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट ने उनका साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इंदिरा गांधी को डर लगा, उत्तर भारत का बैकवर्ड क्लासेस का वर्ग अगर उनके अंदर अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हो गया, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास में अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ, तो जो बैकवर्ड क्लास हजारों साल से ब्राह्मणवाद का बोझा ढो रहा है वो आजाद हो जाएगा और ब्राह्मणवाद मुंह के बल गिर जाएगा। ये खतरनाक है। इसलिए इंदिरा गांधी ने आरएसएस के साथ गुप्त सौदा किया, और सौदा करने के बाद 82 में गुजरात में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास का अहवाल, गुजरात का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास था माधव सिंह सोलंकी, उसने लागू किया। उसके विरोध में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन इंदिरा गांधी के कहने पर आरएसएस के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर चलाया। कैसे पता चला? ये जो रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला, बहुत नुकसान हुआ। हाई कोर्ट का जस्टिस दवे कमीशन का रिपोर्ट बना। जस्टिस दवे कमीशन ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलजुल कर यह आंदोलन चलाया। सिद्ध हुआ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलजुल कर एससी और बीसी के अंदर जो आरक्षण के नाम पर ध्रुवीकरण निर्माण होने का खतरा पैदा हो गया, उसको काउंटर करने के लिए गुप्त रूप से ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। जब यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, यह आंदोलन पीछे लेना पड़ा। गुजरात में आंदोलन क्यों शुरू कर दिया? कि गुजरात में शेड्यूल कास्ट 7% है, सारे देश में 15% है, मगर गुजरात में 7% है, इसलिए ये कमजोर स्टेट है, यहाँ ये ध्रुवीकरण ज्यादा सफल नहीं होगा, इसलिए यहाँ शुरू किया गया था। फिर भी फेल हो गया।
इसलिए इंदिरा गांधी ने आरएसएस के साथ मिलकर एकता यात्रा शुरू कर। ये एकता यात्रा जब दिल्ली के बॉर्डर पर गई, इंदिरा गांधी ने एकता यात्रा का स्वागत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद की एकता यात्रा का स्वागत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी दिल्ली के बॉर्डर पर गई। सबूत है इस बात का, सिद्ध करता है कि ये गुप्त समझौता उनका आपस में हुआ इस ध्रुवीकरण को काउंटर करने के लिए। 84 में जनरल इलेक्शन होने वाला था। इंदिरा गांधी के सामने जनरल इलेक्शन चुनाव जीतने का संकट खड़ा हो गया कि जनरल इलेक्शन कैसे जीता जाए। इंदिरा गांधी ने पंजाब के सिख आतंकवादी आंदोलन को बढ़ने दिया। सिखों के राजनीति को काबू करने के लिए साधारण गुरुद्वारे का पुजारी भिंद्रानवाले को उठाकर स्वर्ण मंदिर में लाने का काम कांग्रेस ने किया जैल सिंह के माध्यम से, ताकि सिखों के राजनीति पर काबू किया जाए। भिंद्रानवालों को बढ़ाया सिखों पर काबू करने के लिए। जब भिंद्रानवाले बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि भिंद्रानवाले को एक गुमान हो गया कि पंजाब तो मेरे ही हिसाब से चलता है, किसी के हिसाब से नहीं चलता। तब भिंद्रानवाले ने इंदिरा गांधी की बात मानना बंद कर दिया। जब इंदिरा गांधी की बात मानना बंद कर दिया तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि भिंद्रानवाले का और सिखों का मामला चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने इस मामले को चुनाव जीतने के लिए, ये जो अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासेस का ध्रुवीकरण फेल करने के लिए और धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करने के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण को खत्म करना होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण को निर्माण करना होगा। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो ये चुनाव जीतना आसान होगा। इस बात को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनवाई। 25 जून 84 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनवाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना कार्यान्वित करने के लिए इंदिरा गांधी ने जनरल सिन्हा डिप्टी कमांडर इन चीफ, उसको मिलिट्री का जनरल बनाने की बजाय इंदिरा गांधी ने अरुण कुमार वैद्या, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार वैद्या को, जो सिन्हा से जूनियर था, उसको मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया। अरुण कुमार वैद्या पूना का ब्राह्मण था। सिन्हा बिहार का कायस्थ शूद्र होता है। इसलिए इंदिरा गांधी को डाउट हुआ कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करनी है, अगर जनरल सिन्हा ने साथ नहीं दिया तो यह कार्रवाई करना संभव नहीं है। इसलिए डिप्टी कमांडर इन चीफ सिन्हा को मिलिट्री का जनरल इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार वैद्या, जो पूना का ब्राह्मण था, उसको मिलिट्री का जनरल बनाया। अरुण कुमार वैद्या ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई और ऑपरेशनल कमांडर जनरल सुंदर जी को अमृतसर भेजा। जनरल सुंदर जी साउथ इंडिया का ब्राह्मण। अरुण वैद्या जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई, वो पूना में मॉर्निंग वॉक करते करते पंजाब का आतंकवादी आए और मॉर्निंग वॉक करते करते अरुण कुमार वैद्या के माथे में गोली डालकर अरुण कुमार वैद्या को मारा गया। अरुण कुमार वैद्या मारा गया। आरक्षण विरोधी आंदोलन के इतिहास का सबूत। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की। इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी में सतवंत सिंह और बेन सिंह, 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों को रखा था। ये शेड्यूल कास्ट सिख भी थे और शेड्यूल कास्ट भी थे, मगर शेड्यूल कास्ट की वजह से उनको पर्सनल सिक्योरिटी में रखा था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर की, सिखिज्म के विरोध में की, तो वो 2 शेड्यूल कास्ट जो सिख हो गए थे, उनके अंदर का सिखिज्म जाग गया और उन 2 सिखों ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर इंदिरा की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारी गई। इतिहास अनुसूचित जाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस का ध्रुवीकरण समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण खड़ा कर दिया जाए। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करने के बाद चुनाव में खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाया जाए। खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाएगा तो सामाजिक ध्रुवीकरण खत्म होकर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, और अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासेस का ध्रुवीकरण खत्म हो जाएगा और इस तरह से फिर चुनाव जीतना संभव होगा। इंदिरा गांधी मारी गई। चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ। 413 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस को जीत कर लाए। 413
जवाहरलाल नेहरू का आजादी का आंदोलन लड़ने का इतिहास ग्लैमर था, मगर कभी 413 मेंबर पार्लियामेंट जवाहरलाल नेहरू जिताकर नहीं लाया। इंदिरा गांधी पाकिस्तान की लड़ाई जीतने के बाद भी इतनी सीटें जिताकर नहीं ला पाई। 367 सीटें केवल जिताकर लाई थी। मगर राजीव गांधी जो 2 साल पहले पायलटी कर रहा था, 413 मेंबर पार्लियामेंट आरएसएस ने समर्थन किया। इस वजह से बीजेपी के केवल 2 लोग चुनकर आए। अटल बिहारी भी हार गया, अडवाणी भी हार गया, केवल 2 लोग चुनकर आए, वो भी चिमन भाई पटेल की मदद से। चिमन भाई पटेल की मदद से गुजरात में एक पटेल चुनकर आया, एनटी रामाराव की मदद से आंध्रा में एक आदमी चुनकर आया, बीजेपी की मदद से एक भी चुनकर नहीं आया। 413 मेंबर पार्लियामेंट 413 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद भी राजीव गांधी असुरक्षित एंटी डिफेक्शन बिल पास किया कि कई बैकवर्ड क्लासेस के लोग साला पार्टी छोड़कर ना चले जाए। राजीव गांधी को इतना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी होने के बावजूद भी एंटी डिफेक्शन बिल कि कोई पार्टी छोड़कर ना जाए। इसी समय में राजीव गांधी के सामने फिर संकट खड़ा हुआ। क्या संकट खड़ा हुआ कि टेम्पररी खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाने की वजह से बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट का जो ध्रुवीकरण है उसको दबाने में कामयाबी तो मिली, मगर चुनाव के बाद फिर मंडल कमीशन का मामला पार्लियामेंट में सामने आया। मंडल कमीशन का मामला जैसे ही पार्लियामेंट में सामने आया, राजीव गांधी ने योजना बनाई कि ये ध्रुवीकरण के ऊपर से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया जाए और श्रीलंका की घटनाओं की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। राजीव गांधी ने निर्णय लेकर शांति सेना श्रीलंका भेजी। इतिहास जरा याद करें, शांति सेना वहां भेजी, लोगों का अटेंशन उधर। राजीव गांधी ने एक और योजना बनाई, गुप्त योजना बनाई। इस गुप्त योजना पर प्रभाकरण के साथ राजीव गांधी ने चर्चा की। प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया गया, राजीव गांधी के साथ प्रभाकरण की चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय हुआ कि श्रीलंका का विभाजन करने में भारत प्रभाकरण का साथ देगा। श्रीलंका का विभाजन अगर होगा तो इंदिरा गांधी की तरह, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान विभाजन करने में सफलता हासिल की, अगर राजीव गांधी श्रीलंका विभाजन करने में कामयाब हुआ तो राजीव गांधी भी इंदिरा गांधी की तरह दुनिया के इतिहास में महान आदमी माना जाएगा और इस तरह से बैकवर्ड क्लासेस के और शेड्यूल कास्ट के ध्रुवीकरण का मामला फिर पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल हो सके। इसके लिए राजीव गांधी ने प्रभाकरण के साथ गुप्त समझौता किया। इसके तहत कान्हा शिवरासन को मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया गया। रॉ के आदेश पर, रॉ प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए मद्रास के मिलिट्री कैंप में जो आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया गया, राजीव गांधी के आदेश पर कान्हा शिवरासन ने ट्रेनिंग दिया आरडीएक्स का बम बनाने का। जैसे ही वो ट्रेन हो गया कि आरडीएक्स का बम कैसे बनाया जाए, कान्हा शिवरासन ने सबसे पहले आरडीएक्स का बम बनाया और बम बनाकर राजीव गांधी के विरोध में इस्तेमाल किया। राजीव गांधी मारा गया। इतिहास ये भी एक ध्रुवीकरण जो आरक्षण की बदौलत भारत के इतिहास में निर्माण हुआ था, इस ध्रुवीकरण को काउंटर करने के राजीव गांधी चुनाव सभा में मारा गया। चुनाव के पहले क्या हुआ? चुनाव के पहले क्या हुआ? चुनाव के पहले राजीव गांधी के चुनाव के पहले वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई। राजीव गांधी ने 2.5 घंटे स्पीच किया मंडल के विरोध में। राजीव गांधी को भाषण करना आता नहीं था, फिर भी 2.5 घंटे स्पीच किया। 4 बार पानी पिया। क्यों बता रहा हूँ? 4 बार पानी पिया, पानी पी कर बोला, दम आता होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग जो तुमको आरक्षण देने का लालू चौक दे रहे, पानी पी कर बोल रहे थे, तो आपको पता चले क्या देने वाले क्या ना देने वाले। इतिहास इसीलिए समझा रहा हूँ कि जिनके दिलदारी पर तुम्हारा यकीन है, ना उनका साला दिल है ना दिलदारी है। ये वो लोग हैं जिनका इतिहास में विस्तार से आप लोगों को समझा रहा। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन का समर्थक था इसलिए लागू नहीं किया। बैकवर्ड क्लास के मेंबर पार्लियामेंट जो उसके समर्थन में थे,
वो समर्थन में रहे और देवीलाल के साथ ना जाए, इसके लिए मंडल कमीशन लागू किया ताकि देवीलाल के साथ चले ना जाए। देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया था। मंडल लागू होने के बाद भी मंडल का विरोध ब्राह्मणों ने छोड़ा नहीं। 31 लॉयर मंडल कमीशन को खींचकर सुप्रीम कोर्ट लेके गए। 31 लॉयर मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। मंडल कमीशन के समर्थन में लड़ने के लिए कोई सिविल एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं था। लालू प्रसाद पटना से दिल्ली आए, उन्होंने कई सिविल एक्सपर्ट से बात की, कोई तैयार नहीं। उन्होंने कहा 1 लाख अगर तुमको देते हैं 2 लाख मैं देता हूं, खड़े हो जाओ। नहीं माना कोई ब्राह्मण, पैसा देकर भी नहीं माना। राम जेठमलानी के पास गए, राम जेठमलानी को कहा, जेठमलानी ने कहा मैं क्रिमिनल एक्सपर्ट हूँ, सिविल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये मेरा विषय ही नहीं है। लालू ने कहा कोई लड़ नहीं रहा, आप ही लड़ो। क्रिमिनल एक्सपर्ट राम जेठमलानी को खड़ा करना पड़ा। कोई भी आदमी उधर मंडल के समर्थन में लड़ नहीं रहा था। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जजमेंट आया और जजमेंट आने के बाद क्रिमिलेयर का षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मणों ने किया। एक क्रिमिलेयर का षड्यंत्र क्या है? तो जिस बैकवर्ड का 1 लाख रुपया इनकम होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका 1 लाख रुपया इनकम होगा उसका बेटा बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा। जिसका बेटा बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिसका बेटा बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा है बोला तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस बैकवर्ड का बेटा बेटी स्कूल नहीं पढ़ रहा है उसको बोला तुमको जरूर मिलेगा। गन्ने का सारा रस चूस लिया, छिलका बैकवर्ड के मुंह पर फेंक कर मार दिया। ये जो क्रिमिलेयर का षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के साथ किया, एक क्रिमिलेयर का षड्यंत्र बैकवर्ड क्लास के लोगों को मालूम ना हो, इसके लिए 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद इसलिए नहीं गिराई कि वहां कोई नमाज पढ़ता था। बाबरी मस्जिद में 150 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ता, 150 साल से। बाबरी मस्जिद इसलिए गिराई गई क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्रिमिलेयर की चर्चा बंद होगी और चर्चा बाबरी मस्जिद की शुरू होगी। ऐसा ही हुआ, बाबरी मस्जिद गिरते ही चर्चा बाबरी मस्जिद की शुरू हुई, क्रिमिलेयर की चर्चा बंद हो गई। अगर चर्चा चालू रहती तो क्रिमिलेयर का षड्यंत्र मंडल कमीशन के आरक्षण के साथ धोखेबाजी की गई पता चलता। पता ना चले इसके लिए बाबरी मस्जिद गिरा दी। 20वें दिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 20वें दिन ये सारा इतिहास जो बता रहा हूं ना, ये जो बता रहा ये है इतिहास। इसीलिए जब राजीव गांधी आरडीएस के बॉम्ब में मारा गया तो नरसिंह राव साउथ इंडियन ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूं वो इतिहास नरसिंह राव को मालूम है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो इतिहास मालूम है। 89 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। दोनों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 89 में चुनाव हुआ, 89 में ही मंडल कमीशन का निर्णय हुआ। और नरसिंह राव को पता था आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसके समर्थन में आएगा, मंडल लागू करना होगा। इसके पहले कि मंडल लागू हो जाए इसके पहले ही नरसिंह राव ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर। यह पार्श्वभूमि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारा इतिहास क्या पार्श्वभूमि है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की पार्श्वभूमि है कि 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है। इससे ही ब्राह्मण दुखी था। अब इसमें मंडल का 27% जुड़ गया। ब्राह्मण के दुखी होने की मर्यादा नहीं रही, इसलिए ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि अब आरक्षण खत्म करना होगा। अगर आरक्षण खत्म नहीं किया तो आरक्षण ब्राह्मण को खत्म कर देगा। तो ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि या तो मुझे आरक्षण को खत्म करना है, नहीं तो आरक्षण ब्राह्मणशाही ब्राह्मणवाद को खत्म कर देगा।
इसलिए नरसिंह राव ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह है पार्श्वभूमि। ये ख्याल रखना, ये जो वर्तमान जो आरक्षण समाप्त हो रहा है इसकी पार्श्वभूमि है। ये सारी पार्श्वभूमि अगर आप ध्यान में रखते हो तो जिन लोगों ने आरक्षण गले का फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से आरक्षण का फांस खत्म करने के लिए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू कर दी। जिन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू कर दी, वो लोग आरक्षण तुमको दे देंगे, प्राइवेटाइजेशन में तुमको आरक्षण दे देंगे। बोले शंकर, बोले शंकर। इतिहास, अगर आप इस इतिहास को जानते होते, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य कभी निर्माण नहीं कर सकती। इसीलिए बता रहा कि जिन लोगों ने शहीद होना स्वीकार किया, मरना स्वीकार किया, मगर फिर भी आपको जो आरक्षण है वो आरक्षण देने का विरोध किया, वो लोग तुम लोगों को आसानी से आरक्षण दे देंगे। और फिर अपने लिए एक संकट खड़ा कर देंगे। ऐसा हमारे भोले लोग ही सोच सकते हैं। इसलिए ये पार्श्वभूमि मैं आपको बता रहा हूं। इस पार्श्वभूमि में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हुई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में खतरा था। क्या खतरा था? कि अगर ये प्रचार किया जाए कि आरक्षण खत्म करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया, एकदम प्रतिरोध का आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए होशियारी से प्राइवेटाइजेशन का प्रचार किया गया। खत्म करना था आरक्षण, प्रचार किया गया प्राइवेटाइजेशन का। लोग कहने लगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा था प्राइवेटाइजेशन से, मगर लोग कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नरसिंह राव की सरकार आई, चली गई, मगर लोगों को पता नहीं चल पाया कि यह आरक्षण को खत्म करने का मामला है। जब नरसिंह राव की सरकार चली गई, अटल बिहारी की आई। अटल बिहारी की आने के बाद प्रॉफिट वाली कंपनियां बेचने का कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो लोगों को आशंका होने का काम शुरू हुआ कि ये मामला केवल प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई आशंका है। हमने 94 से प्राइवेटाइजेशन विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान शुरू कर दिया, जागरण शुरू कर दिया। 94 से 2004 चल रहा है। 11 साल से प्राइवेटाइजेशन के विरोध में अभियान चला है। हम शुरू से मानते थे ये आरक्षण विरोधी षड्यंत्र है। आरक्षण विरोध में इसका परिणाम होगा, रिजल्ट आरक्षण के विरोध में आएगा। ऐसे ही हुआ। जब आरक्षण के विरोध में प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा था और इसका धीरे धीरे विरोध होने लगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चालाकी की। क्या चालाकी की? उसने अपने मातहत एक अधिकारी को रिसर्च के नाम पर छुट्टी दी और छुट्टी देकर ये रिसर्च के नाम पर छुट्टी दी कि रिसर्च करो। उसने रिसर्च करने का काम करने की बजाय रिजर्वेशन के विरोध में जो ओएम्स निकाले गए थे उस ओएम्स को पीछे लेने का अभियान शुरू कर दिया। जब प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने का अभियान चलाया जाना चाहिए था तब उसने ओएम्स पीछे लेने का अभियान शुरू कर दिया। मान लो ओएम्स पीछे ले लिए गए और प्राइवेटाइजेशन लागू होता गया, लागू होता गया, लागू होता गया तो आरक्षण जीरो हो जाएगा। जब आरक्षण जीरो हो गया, समझो जीरो हो गया, तो ओएम्स पीछे लेने का क्या फायदा होगा? ये दाव पे हमारे लोगों के समझ में आया नहीं। सरकार ने खुद उस व्यक्ति को ओएम्स पीछे लेने के काम पर लगाया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एक ही सबूत देता हूं। सरकार ने उस व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए 2 साल की छुट्टी दी। वो रिसर्च करने का काम नहीं कर रहा था, वो ओएम्स पीछे लेने का आंदोलन चला रहा था। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? छुट्टी रिसर्च करने के लिए दी।
वो आंदोलन कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिसिप्लिन के विरोध में काम कर रहा है। डिसिप्लिन के विरोध में काम कर रहा है तो इसके ऊपर डिसिप्लिन की एक्शन लेनी चाहिए। डिसिप्लिन की एक्शन लेने की बजाय उसको पब्लिसिटी देने के लिए पीएम ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से एडिटोरियल रूम में टेलीफोन जाते हैं कि भाई भला भला आदमी का स्टेटमेंट छाप। पीएमओ ऑफिस से एडिटोरियल रूम में टेलीफोन जाते हैं ये कहलवाने के लिए कि भला भला आदमी का जरा कवरेज हो। क्यों?